आगे हम फिर से उन्हीं की मीटिंग को देखते हैं जहां हमें पता चलता है कि ओवरहॉल का असली नाम काई चिसाकी है। वो याकुजा लीडर है शी हासाकाई का, जो कि सेकंड सबसे बड़ी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है। मैं यहाँ ऑल माइट की रेजिग्नेशन की वजह से नहीं, ऑल फॉर वन की हार की वजह से आया हूँ। ऑल फॉर वन अंडरवर्ल्ड का एम्परर था, पर अब वो जा चुका है और वो लीडर की जगह अभी भी खाली है। लेकिन तभी शिगराकी बोलता है कि अंडरवर्ल्ड का अब से वो नया लीडर है। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम लीडर बनने के लायक हो? तुम्हारा कोई क्लियर प्लान नहीं है और तुमने अपने इतने साथियों की जान गंवा दी है। मेरे पास एक प्रॉपर प्लान है, पर इसके लिए हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं तुम्हारे लीग ऑफ विलन्स का नाम यूज करना चाहता हूँ ताकि हमें पैसे मिल सके। मेरा प्लान दुनिया के सारे हीरोज को खत्म कर देगा। शिगराकी ऑब्वियसली उसे अपनी पोजीशन नहीं देना चाहता था और मैग ने उसके ऊपर हमला करने जाता है, पर काय बस उसे अपनी उंगली से टच करता है जिससे उसकी पूरी बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है। याद रखना, शुरुआत तुमने की थी। तभी कंप्रेस उसके ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन उसे एक बुलेट लगती है और उसकी पावर्स अचानक से ही काम करना बंद कर देती है। तभी काय उसे छूता है जिससे कंप्रेस का हाथ भी खत्म हो जाता है। तभी शिगराकी उसके ऊपर हमला करने जाता है, उसकी तरफ भी एक गोली आती है, लेकिन शिगराकी उसे डॉज कर लेता है। अब शिगराकी उसे टच करने ही वाला था, तभी ओवरहॉल का पंटर उसके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी राख में बदल जाती है। इसके बाद ओवरहॉल की टीम भी पहुंच जाती है। एक शॉट मेरा मिस हो गया, पर हमें ये तो पता लग गया है कि ये बुलेट्स काफी जल्दी काम करती हैं। मैं जानता हूँ इस तरह के फैसले जल्दी नहीं लिए जा सकते, एक दूसरे के मेंबर्स को मारकर भी कोई फायदा नहीं है। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ, हम कभी बाद में बात करेंगे। जिसके बाद वो उसे अपना कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन लीग ऑफ विलन्स अपना बदला लेना चाहते थे, तो शिगराकी अब चैन से नहीं बैठने वाला। दूसरी तरफ स्कूल में आइजावा स्टूडेंट्स को बताता है कि अब वो सिर्फ हीरो एजेंसीज में ही ट्रेन करेंगे, जहाँ वो अब पार्ट टाइम हीरो वर्क भी करने वाले हैं, क्योंकि कुछ टीचर्स इंटर्नशिप के पूरे खिलाफ थे। और अब सारे स्टूडेंट्स सोच में पड़ जाते हैं कि वो किस एजेंसी को ज्वाइन करें। जिसके तुरंत बाद ही डेकू ग्रैंड को कॉल करता है, जिसने उसे सीधा मना कर दिया था और रिकमेंडेशन के तौर पर नाइट आई का नाम बताया था। जिसके बाद इजुको ऑल माइट के पास जाता है और उससे नाइट आई को इंट्रोड्यूस कराने को कहता है, पर ऑल माइट सीधा ही मना कर देता है। इसके उसके पास 3 रीजंस हैं। पहला, उसने मीटिंग में वर्क स्टडी के लिए मना कर दिया था। दूसरा, डेकू को अभी और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। और तीसरा, वो अपने फॉर्मर पार्टनर नाइट आई से बात नहीं करना चाहता, क्योंकि नाइट आई ने अपने क्वर्क से ऑल माइट के करियर के एंड को प्रेडिक्ट किया था और वो सही था। लेकिन इजुको हार नहीं मानता और बार बार उससे रिक्वेस्ट करता ही रहता है, क्योंकि वो और भी ज्यादा ताकतवर होना चाहता है। मैं तुम्हें अभी भी नाइट आई से इंट्रोड्यूस नहीं करा सकता, पर कोई और है जो ये कर सकता है। इसके बाद मेरी उन दोनों के साथ बैठा हुआ था, क्योंकि वो लगभग 1 साल से नाइट आई के साथ काम कर रहा है और ऑल माइट चाहता है कि वो इजुको को उससे इंट्रोड्यूस करवाए। पर आप क्यों नहीं बात करते उनसे? वो आपसे बात कर कर बड़े खुश होंगे। उन्हें जब भी टाइम मिलता है वो आपकी ही वीडियो देखते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसने मेरे कंडीशन के बारे में मुझे पहले ही वार्न किया था, पर मैंने उसकी नहीं सुनी। तभी ऑल माइट याद करता है जब वो स्कूल में पहली बार आया था और प्रिंसिपल ने मीरियो का ही नाम सजेस्ट किया था। अगर वो इजुको से ना मिला होता तो अभी मीरियो ही उसका सक्सेसर होता। इसके बाद मीरियो और डेकू नाइट आई से मिलने जाते हैं, जहाँ डेकू बहुत ही ज्यादा नर्वस था। वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना होगा, पर अगर तुम अच्छे अच्छे जोक सुनाओगे तो वो तुम्हें पसंद भी करने लगेंगे। तो जैसे ही डेकू उसके ऑफिस में जाता है, वो उसे हंसाने के लिए अपना चेहरा ऑल माइट जैसा कर लेता है, पर ये देखकर नाइट आई को गुस्सा आ जाता है और वो उसके थोपड़े को ठीक करते हुए बताने लगता है कि ऑल माइट की शक्ल असलियत में कैसी दिखती है। तभी इजुको चारों तरफ ऑल माइट के पोस्टर्स और फिगर्स देखता है, यानी नाइट आई भी उसका फैन है। इजुको उसे बताता है कि वो और भी ज्यादा ताकतवर होना चाहता है, इसलिए वो उसके साथ काम करना चाहता है। तो नाइट आई उसके साथ 1 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान जाता है, पर इसके लिए उसे खुद स्टैंप लगाना होगा। जिसके बाद वो मीरियो और बबल गर्ल को वहाँ से बाहर भेज देता है। मैं तुम पर अटैक नहीं करूंगा, तुम जो चाहे कर सकते हो और इस रूम की फिक्र करने की भी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस ये स्टैंप मुझसे लेना है। इसके बाद इजुको लगातार उससे स्टैंप लेने की कोशिश करता रहता है, जिस दौरान वो उसके क्वर्क को समझने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार नाइट आई उसे डॉज कर लेता था। ऐसा करते करते समय खत्म हो जाता है और डेकू का मुंह जाकर दीवार पर लगता है। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम हो उसके सक्सेसर, सच में ये कितना शर्मनाक है। मैं सिर्फ इसलिए हारा हूँ क्योंकि मैं ऑल माइट के पोस्टर्स पर पैर नहीं रखना चाहता था। तभी नाइट आई देखता है कि इतनी फास्ट मूवमेंट्स के बावजूद भी वो होश में था और उसने ऑल माइट के एक भी पोस्टर पर पैर नहीं रखा। तभी वहाँ पर मीरियो और बबल आ जाते हैं और वो उनसे कहता है कि वो डेकू को यहाँ पर रख रहा है। असल में डेकू के यहाँ पर आने से पहले ही नाइट आई ने डिसाइड कर लिया था कि वो उसे कॉन्ट्रैक्ट देगा, जिसके बाद इजुको स्टैंप लगाकर कॉन्ट्रैक्ट को पक्का कर देता है। असल में ये सब नाइट आई मीरियो के लिए कर रहा था, क्योंकि वो डेकू को हीरो नहीं मानता और वो चाहता है कि उसके साथ काम कर कर ये चीज वो भी रियलाइज करे और फ्यूचर में वो वन फॉर ऑल की पावर्स मीरियो को दे दे। इसके बाद वापस से डॉर्म में सभी स्टूडेंट्स बात कर रहे थे कि वो कहाँ
जाएंगे ट्रेनिंग के लिए और अभी तक सिर्फ डेकू ही था जिसकी जगह अभी तक पक्की हुई है। आगे आइजावा आकर उन्हें बताता है कि कोई भी प्रोफेशनल बच्चों को लेना नहीं चाहता क्योंकि उनके साथ काम करना और ध्यान रखना बहुत ज्यादा रिस्की है। अगले दिन इजुको नाइट आई के ऑफिस में जाता है जहाँ उनका मिशन सर्वे और पेट्रोल करना है। डेकू मिरियो के साथ जाता है और नाइट आई बबल गर्ल के साथ। उनका गोल शी हासाकाई को ढूंढना है। इन गैंग मेंबर्स की पहचान उनका ये अजीब सा मास्क है। कुछ समय से उनकी गैंग और भी ज्यादा एक्टिव हो गई है और रिसेंटली उन्होंने लीग ऑफ विलन से भी कांटेक्ट किया है, पर क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है वो सिर्फ उनके ऊपर नजर रख सकते हैं। पेट्रोलिंग के दौरान एक छोटी बच्ची इजुको से टकराती है जिसका नाम ईरी है। वहीं उसके पीछे से काय चिसाकी आता है जिससे नाइट आई ने हर कीमत पर लड़ाई से बचने को कहा था। चिसाकी उनसे कहता है कि ये उसकी बेटी है और वो उसे जाने दे। तभी मिरियो जल्दी से डेकू को उसका मास्क पहनाता है और बिल्कुल नॉर्मली काय से बात करने लगता है। तुम लोग कौन सी एजेंसी से हो? हम तो बस स्टूडेंट्स हैं। वो हमारी इंटर्नशिप चल रही है ना, हमें दोपहर से पहले अपनी पेट्रोलिंग खत्म करनी है। आओ डेकू चले यहाँ से। लेकिन तभी वो लड़की उसे पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है कि वो उसे छोड़कर ना जाए। तुम आखिर इस बच्ची के साथ क्या करने वाले हो? ये बस अपनी पनिशमेंट से भाग रही है। अगर तुम जानना ही चाहते हो तो तुम्हें मेरे पीछे आना होगा। जिसके बाद वो दोनों उसके पीछे जाने लगते हैं। लेकिन गली के अंदर ईरी देखती है कि वो अपने ग्लव्स को उतारने वाला है तो उन दोनों को बचाने के लिए वो खुद ही उसके पास चली जाती है। मैंने कहा था ना तुमसे, ये हमेशा ऐसी ही करती है। डेकू उन्हें रोकना चाहता था लेकिन तभी मिरियो उसे रोक देता है क्योंकि उस गधे ने तो ये भी नहीं नोटिस किया था कि काय उस लड़की के लिए उन्हें खत्म करने वाला था। हमें ये सब नाइट आई को बताना चाहिए। दूसरी तरफ काय अपने बेस में पहुंच जाता है। सॉरी बॉस, जैसे ही मेरी नजर हटी पता। लेकिन तभी ओवरहॉल अपनी पावर्स का यूज करके उसकी चटनी बना देता है। आगे इजुको और मिरियो नाइट आई को सारी चीजें बता देते हैं। माफ करना, लगता है मुझे तुम पर फोरसाइट यूज करनी चाहिए थी। मैं इसके लिए बाकी एजेंसी से बात करता हूँ। दूसरी तरफ काय का एक बंदा उसके पास आता है जो उसे बताता है कि शिगाराकी उससे बात करना चाहता है। वहीं इजुको अभी भी एरी के बारे में ही सोच रहा था जिसकी वजह से वो क्लास में भी फोकस नहीं कर पा रहा था। तो वो शाम को दौड़ता हुआ ऑल माइट के पास जाता है। आप जानते थे ना नाइट आई मिरियो को बनाना चाहता था सक्सेसर। आपने फिर ये मुझे क्यों नहीं बताया? और आपके और नाइट आई के बीच में क्या हुआ था? ना चाहते हुए भी ऑल माइट उसे सब कुछ बताने लगता है। मेरी पॉलिसी थी कि मैं ना कोई साइड किक रखता था ना पार्टनर, लेकिन ये मौका मैंने नाइट आई को दिया और 5 सालों तक मेरे सारे ऑपरेशंस वही प्लान किया करता था। लेकिन जब उसकी इंजरी हुई नाइट आई ने उससे कहा कि वो रिटायर हो जाए और अपने लिए अच्छा सा सक्सेसर ढूंढ ले क्योंकि अगर वो रिटायर नहीं हुआ तो उसका शरीर कुछ भी करने लायक नहीं बचेगा। और ये चीज उसने अपनी फोरसाइट से देखी थी। लेकिन ऑल माइट उसकी बात मानने से मना कर देता है। इसी की वजह से नाइट आई उससे अलग हो गया क्योंकि वो अपने दोस्त को खुद को तबाह करता हुआ नहीं देख सकता था। उस दिन के बाद से ही नाइट आई और मैं अलग हो गए। उसी दौरान प्रिंसिपल ने मुझे मिरियो के बारे में बताया था, पर इससे पहले कि मैं उससे मिल पाता मेरी मुलाकात तुमसे हो गई। नाइट आई ने प्रेडिक्ट किया था कि 1 साल के अंदर मेरी मौत हो जाएगी। मुझे लगा था कि ऑल फॉर वन से लड़ते वक्त मैं मर जाऊंगा, पर तुम्हें ट्रेन करने की इच्छा ने मुझे जीने की शक्ति दी है। आगे हम 2 विलन्स को देखते हैं जो कि आपस में ही लड़ रहे थे। तभी वहाँ पर नेजरे आ जाती है और उन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है। जिसके बाद सू और ओचाको भी मिलकर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। उन दोनों विलन्स को हराने के बाद वो तीनों अपने मेंटोर के पास जाती हैं जो कि ड्रैगन हीरो रियुको है। वो उन्हें अपने नए केस के बारे में बताती है जिस पर वो नाइट आई के साथ मिलकर काम करने वाले हैं। दूसरी तरफ काय चिज़ुकी और शिगाराकी फिर से मिलते हैं। शिगाराकी कहता है कि वो उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है इस शर्त पर कि उन दोनों का स्टेटस बराबर का होगा। साथ ही वो उसके प्लान के बारे में सब कुछ जानना चाहता है और ये भी कि वो लीग ऑफ विलन्स का नाम किस लिए यूज करने वाला है। क्या तुम लोगों का सारा प्लान इस चीज पर डिपेंड करता है? कंप्रेस को ये गोली लगने के बाद वो कुछ समय तक अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाया था। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये है क्या? मैं बस जस्टिस को वापस लाना चाहता हूँ। ऑल फॉर वन दूसरे लोगों के क्वर्क्स को छीन लिया करता था और इसी तरह उसने सब पर राज किया था। मैंने बस उसके तरीके को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। दूसरी तरफ फैटगम, किरिशिमा और टमाकी एरिया को पेट्रोल कर रहे थे। तभी कुछ विलन्स वहाँ से भाग रहे थे पर फैटगम उन्हें पकड़ लेता है लेकिन एक अपने कोर का यूज करके उसकी पकड़ से बच निकलता है। तभी टमाकी अपनी पावर्स का यूज करता है और उसकी कुटाई करके उसे पकड़ लेता है। वहीं उन विलन्स में से एक बंदा जनता के पीछे छुपा हुआ था जहां से वो वही वाली बुलेट टमाकी के ऊपर शूट करता है जिसकी वजह से टमाकी का क्वर्क अपने आप ही डिसेबल हो जाता है। इसके बाद वो फिर से गोली चलाता है लेकिन किरिशिमा के क्वर्क की वजह से उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। जहाँ फैटगम और पुलिस उन सभी गुंडों को पकड़ रही थी, किरिशिमा उस गोली चलाने वाले
के पीछे भागता है। भागते भागते आगे रास्ता खत्म हो जाता है तो किरिशिमा जाकर उसे जोर की पंच मारता है। वो उसे उठाकर वहां से ले ही जा रहा था तभी वो खुद को इंजेक्ट करता है। इसकी वजह से उसकी पावर्स कई गुना बढ़ जाती हैं तो 10 सेंटीमीटर ब्लेड्स की जगह वो कई फुट लंबी ब्लेड्स बाहर निकाल पाता है। सभी को बचाने के लिए किरिशिमा उसके ब्लेड्स को ब्लॉक करने लगता है, लेकिन अब उस विलन की ब्लेड किरिशिमा को इंजर्ड करने लगी थी। जल्दी हीरोज का जमाना खत्म हो जाएगा और सारी दुनिया को हम विलन्स रूल करेंगे। जिसके बाद वो फिर से किरिशिमा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी किरिशिमा अपने एक नए फॉर्म का यूज करता है। ये हार्डनिंग इतनी ज्यादा मजबूत थी कि इससे उसके सारे ब्लेड्स टूट जाते हैं, लेकिन किरिशिमा इसे 30 से 40 सेकंड के लिए ही मेंटेन कर सकता है। तो वो जल्दी से वापस उस विलन को हराने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी वो विलन अपने सारे ब्लेड्स को एक ही जगह पर कंसंट्रेट करता है। किरिशिमा अभी भी उसके ब्लेड्स को ब्लॉक कर रहा था क्योंकि उसके पीछे खड़े लोग अभी भी वहीं मौजूद थे। वो उसके सारी ब्लेड्स को तोड़ देता है और जाकर खींच के उसकी पेट में मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वो उड़ता हुआ पीछे जाता है। किरिशिमा उसे पकड़ने ही वाला था, लेकिन तभी वो अपनी ब्लेड्स का यूज करके भागने लगता है, पर ऐन वक्त पर वहाँ फैटगम आकर उसे पकड़ लेता है। फैटगम का कोर कैसा है कि वो किसी भी अटैक को अब्सॉर्ब कर सकता है जो कि उसकी बॉडी में एनर्जी के तौर पर स्टोर होती है। इसके बाद किरिशिमा फैटगम को उस ड्रग के बारे में बता देता है। अगले दिन यूए के सारे वर्क स्टडी वाले स्टूडेंट्स नाइट आई की मीटिंग में जाते हैं, जहाँ की पहले से ही काफी सारे प्रो हीरोज मौजूद थे, यहाँ तक कि वहाँ आइजावा भी है। जब नाइट आई वहाँ पहुँचता है वो उन्हें शी हासाकाई के इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताने लगता है। शी हासाकाई काफी समय से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से मिल रही है। उनका गोल शायद खुद को एक्सपैंड करना है। कुछ समय पहले वो लीग ऑफ विलन से भी मिले थे, लेकिन उस जगह को देखकर लगता है कि मीटिंग कुछ ढंग से नहीं गई, तो इसीलिए नाइट आई ने हीरो नेटवर्क के थ्रू हीरोज की मदद मांगी, जो कि एक ऑनलाइन सर्विस है जिसे प्रो हीरोज यूज कर सकते हैं। उनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम इलीगल ड्रग्स है, इसलिए नाइट आई ने स्पेशली उनको कांटेक्ट किया है जो कि ऐसे केसेस पर पहले काम कर चुके हैं। जिसके बाद फैटगम उन्हें 2 ड्रग्स के बारे में बताता है, जहां एक किसी के क्वर्क को खत्म कर देता है, दूसरा उसकी एबिलिटीज को 10 गुना बढ़ा देता है। हम जब टमाकी को हॉस्पिटल लेके गए हमें पता चला कि उसके क्वर्क के जीन्स डैमेज थे, पर थोड़े समय में ये खुद भी हील हो जाएगा। पर किरिशिमा की वजह से हमें एक बुलेट का सैंपल मिल गया था और उसकी रिसर्च पर हमें पता चला कि उसमें ह्यूमन ब्लड और सेल्स है। यह है ओवरऑल शी हासाकाई का लीडर। ये अपने क्वर्क से किसी भी चीज को डिसेंबल कर सकता है। इसकी एक बेटी भी है जिसका नाम मैरी है। जब इन दोनों के पास वो आई थी उसके शरीर पर बैंडेजेस थे, यानी वो इन ड्रग्स को बनाने के लिए अपनी बेटी का ही यूज कर रहा है। अभी शायद वो सिर्फ टेस्टिंग फेज में है, लेकिन अगर वो इससे किसी क्वर्क को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो गए तो वो इसे बेचने लगेंगे और तब हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो क्या क्या कर सकते हैं। वहीं ये सब सुनकर वो दोनों खुद से ही काफी गुस्सा थे क्योंकि उन्होंने एरी को बचाने की पूरी कोशिश नहीं की थी। नाइट आई बताता है कि उनका सबसे इम्पोर्टेंट मिशन उस लड़की को बचाना है और वो उन्हें उनके बेसिस की लोकेशन भी बताता है। आइजावा उससे कहता है कि वो अपनी पावर्स का उन पर यूज क्यों नहीं करता, इससे चीजें आसान हो जाएंगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता। 24 घंटे में मैं सिर्फ एक इंसान पर ही इसे यूज कर सकता हूँ, उसमें भी सिर्फ 1 घंटे के लिए। और अगर ऐसे में मैंने किसी की मौत देख ली, भयानक मौत, तो हम इस मिशन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। मीटिंग खत्म होने के बाद ग्रैन और नाइट आई मिशन के बारे में बात कर रहे थे, जिसके बाद नाइट आई कहता है कि मिडोरिया और ऑल माइट काफी सिमिलर है। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं, जिस दौरान सभी हीरोज उन लोकेशंस को चेक कर रहे थे। वहीं डेको और बाकी के स्टूडेंट्स अपनी ट्रेनिंग को जारी रखते हैं। उन्हें इस ऑपरेशन के बारे में किसी भी स्टूडेंट को बताने से मना किया गया था। इसके कुछ दिनों बाद डेको और बाकी सभी स्टूडेंट्स को एक साथ कॉल आता है क्योंकि उन सभी को पता लग गया है कि इरी शी हासाकाई के मैंशन में है। ये चीज नाइट आई को एक गैंग मेंबर से पता लगी, जिसे वो तब मिला था जब वो दुकान में खिलौने खरीदने गया था। जिसके बाद नाइट आई ने उसके ऊपर अपनी क्वर्क का यूज करके एरी की लोकेशन का पता लगा लिया। दूसरी तरफ शी हासाकाई के मैंशन में उन्हें कोई बता देता है कि हीरोज उनके मैंशन पर हमला करने वाले हैं। काय सभी से कहता है कि वो प्लान के अकॉर्डिंग काम करें और वो खुद अपने फादर से मिलने जाता है जो कि कोमा में है और उसे भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि काय ही है। मिशन की शुरुआत 8 बजे होती है। नाइट आई के विजन की वजह से एरी की रूम की लोकेशन के बारे में सभी को पता लग जाता है, जिसके बाद हीरोज को बैंडेट्स और उनके क्वर्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। वहाँ पर डेकू देखता है कि ग्रैंड टोरिनो नहीं था, तो नाइट आई बताता है कि वो किसी और इम्पोर्टेंट चीज पर काम कर रहा है। उन्हें और सुकाची को लीग ऑफ विलन्स के बारे में कुछ पता लगा है। सुबह 8:30 बजे हीरोज और पुलिस वाले मैंशन के बाहर खड़े थे, लेकिन जैसे ही वो वारंट दिखाने के लिए बेल बजाते हैं वहाँ पर रिकी आ जाता है, तो ड्रैगन रियू को उससे लड़ने लगती है और बाकी के हीरोज और पुलिस वाले गेट के अंदर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ओवरहॉल क्रोनो और एरी के साथ अंडरग्राउंड रास्ते से वहाँ से जाने लगता है, जो भी उन्हें
उन्हें गैंग मेंबर्स दिख रहे थे वो उन्हें पकड़ते जाते हैं। हीरोज नाइट आई के कोर का यूज करते हुए वहाँ पर एक सीक्रेट रास्ते का पता लगाते हैं, पर जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं विलन्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं। पर सेंटिपीड और बबल गर्ल उन सभी विलन्स को संभाल लेते हैं और बाकी सबसे आगे जाने को कहते हैं। लेकिन जब वो हीरोज आगे जाते हैं वो देखते हैं कि वो रास्ता बंद है, तो मीरियो आगे जाता है और देखता है कि उस दीवार के आगे रास्ता है। ये दीवार काफी मजबूत है, इसे हम आसानी से नहीं तोड़ पाएंगे। तभी किरिशिमा और डेकू अपनी पावर्स का यूज करके दीवार को तोड़ देते हैं और वहां से जाने लगते हैं। वहीं इसके ऊपर वाले फ्लोर पर मिमिक नाम का विलेन आ जाता है, जो कि पहले तो अपनी पावर्स बढ़ाता है और फिर दीवार के अंदर चला जाता है। उसकी पावर्स ऐसी है कि वो बेजान चीजों के अंदर जाकर उन्हें कंट्रोल कर सकता है। वो अपनी पावर्स का यूज करके नीचे रास्तों को टेढ़ा मेढ़ा करने लगता है। आइजावा, क्या तुम उसे रोक नहीं सकते? मुझे अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने के लिए उसकी मेन बॉडी को देखना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम मेरी को नहीं बचा पाएंगे। लेकिन तभी मीरियो अपनी कोर की मदद से उन सभी दीवारों के आर पार जाने लगता है। तभी मिमिक अपनी पावर से सभी हीरोज को नीचे गिरा देता है, जहां 3 विलन्स उनका इंतजार कर रहे थे। इन सभी को मैं संभालता हूँ, आप लोग अपनी ताकत को बचा कर रखो, आप लोग यहाँ से चले जाओ। इसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और तमाकी ने उन विलन्स को पकड़ कर रखा था। लेकिन तभी एक विलन अपने मास्क के अंदर छुपाई ब्लेड से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से बाकी के विलन्स भी आजाद हो जाते हैं। तमाकी अपने क्वर्क से हर उस चीज में बदल सकता है जो भी वो खाता है और वो अपनी पावर्स का यूज करके उन तीनों विलन्स से लड़ने लगता है। लड़ाई के दौरान वो उन सबके ऊपर भारी पड़ रहा था, लेकिन तभी तीसरा विलन उसे खाने लगता है। वो अपने क्वर्क की वजह से किसी भी चीज को खा सकता है और उसका कभी पेट भी नहीं भरता, जिसके बाद वो उसके ऊपर हमला करके उसे दूर फेंक देते हैं। लेकिन फाइट के दौरान उसने होजो की क्रिस्टल को खा लिया था, तो जब वो उसके ऊपर दोबारा हमला करने जाता है वो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और अपने अगले अटैक से उन तीनों विलन्स को एक साथ हरा देता है। लेकिन इतनी सारी इंजरीज की वजह से वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ सारे विलन्स ओवरहॉल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन तभी मिमिक आइजावा के ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि वो अकेला ही है जो कि उसको देखते ही उसे हरा सकता था। लेकिन फैटगम और किरिशिमा अपनी बॉडीज का यूज करके उसे बचा लेते हैं, जिसके बाद मिमिक उन दोनों को एक अलग से ही रूम में भेज देता है। तभी एक विलन उनके ऊपर हमला करने लगता है। उसके अटैक्स को फैटगम तो अब्सॉर्ब कर लेता है, पर उससे किरिशिमा उड़ता हुआ पीछे जाता है और उस अटैक की वजह से किरिशिमा की अपग्रेडेड हार्डनिंग भी टूटने लगती है। वहीं उसके साथ वहां एक और विलन मौजूद था जिसका नाम है कीजी टेंगाई है। फैटगम जब रैपा पर हमला करने जाता है, टेंगाई एक बैरियर बनाकर उसे बचा लेता है, जिसके बाद रैपा फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है और इतने सारे पंचेस की वजह से अब फैटगम घायल होने लगा था। मेरी रेबल फॉर्म भी टूट गई, अगर उसने एक बार और हमला किया तो मैं उसे नहीं रोक पाऊंगा। किरिशिमा, अपनी विल को मत खो। अगर हम जीतना चाहते हैं तो हमें उनकी फाइटिंग विल को तोड़ना होगा। याद रखो, हमारा वो इंतजार कर रहे हैं। ओए टिंगू, ये बैरियर हटा, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस डेथ मैच चाहिए। अगर तुम्हें लगता है तुम अकेले जीत सकते हो तो जाओ यहाँ से। टेंगाई के बैरियर हटाते ही वो फिर से फैटगम के ऊपर हमला कर देता है। मैं उसका ध्यान किरिशिमा के ऊपर नहीं जाने दे सकता। मुझे काफी समय बाद इतनी जोर से किसी ने मारा है। आओ देखते हैं पहले कौन थकता है। जिसके बाद रैपा उसके ऊपर लगातार हमला करता ही रहता है और फैटगम उसके सारे अटैक्स को अब्सॉर्ब करके इकट्ठा कर रहा था। मैं आखिर क्या करूं? क्या मैं उनकी मदद भी कर सकता हूं? वो मेरे लिए ये सब कर रहे हैं। तभी किरिशिमा फैटगम को बचाने के लिए अपनी हार्डनिंग को और भी मजबूत करके वहां पहुंचता है और इस बार वो उसके अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब होता है। पर जब किरिशिमा उसके ऊपर हमला करने जाता है, टेंगाई फिर से अपने बैरियर को खड़ा कर देता है। पर इन सब की वजह से फैटगम को अपने अटैक को तैयार करने का मौका मिल गया था और वो उन्हें इतनी पावर से पंच मारता है जिससे उसका बैरियर भी टूट जाता है और वो दोनों उड़ते हुए पीछे जाते हैं। वहीं इस अटैक की वजह से फैटगम अपना 60% वेट कम कर चुका था। लेकिन इतने पावरफुल हमले के बावजूद भी रापा फिर से खड़ा हो जाता है और उनकी तरफ आने लगता है। मेरे पास तो फैट भी नहीं है, ना ही एनर्जी बची है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन रापा के पास भी लड़ने की एनर्जी नहीं बची थी। वो उसे फर्स्ट एड की लोकेशन बताते हुए कहता है कि वो इसकी मरहम पट्टी कर दे और जब टेंगाई उसे रोकने जाता है वो उसके ऊपर ही हमला कर देता है। रापा ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि उसने पहली बार ऐसी फाइट की थी और वो फ्यूचर में उनसे दोबारा लड़ना चाहता है, खासकर रेड राइट के साथ। इसके बाद फैटगम उसकी पट्टी कर देता है। वहीं रैपा के दोनों हाथ टूट चुके थे। तो क्या मैं इससे लड़ सकता हूँ? कदे इसको होश भी नहीं आया है। चिसाकी ने मुझे अपने ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कहा था, तो मैंने उसे फाइट के लिए चैलेंज किया, पर मैं पलक झपकते ही मारा गया और अगले ही पल वापस से जिंदा था। मैं यहाँ इसलिए हूँ ताकि मैं उसे हरा सकूं। वो फैटगम को ये भी बता देता है कि काय बस पैसों का इंतजाम कर रहा है, जैसे ही उसके पास पैसे आ जाएंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ मिमिक सभी हीरोज पर एक साथ हमला शुरू कर देता है, लेकिन तभी रॉकलॉक अपनी पावर्स का यूज करके हीरोज के आसपास की वॉल को मूव करने से रोक देता है। तो इसके जवाब में मिमिक उन सभी
हीरो उसके बीच में दीवार खड़ी कर देता है जिससे वो सब लोग अलग हो जाते हैं। तभी टोगा लॉक के ऊपर हमला कर देती है जिससे वो ब्लॉक तो कर देता है पर वो असल में ट्वाइस की कॉपी थी और असली टोगा पीछे से उसके ऊपर हमला करती है। जब आइजावा और डेकू दीवार को तोड़कर वहां पहुंचते हैं वहां टोगा ने खुद का रूप बदल लिया था, लेकिन आइजावा इस चाल को समझ गया था और वो अपने कोर का यूज करके टोगा की पावर्स को डीएक्टिवेट कर देता है। लेकिन तभी टोगा डेकू के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है तो आइजावा अपनी पट्टियों से टोगा को पकड़ लेता है पर वो कूदकर उसे ही घायल कर देती है, जिसके बाद वो वहां से पीछे चली जाती है और मिमिक उनके बीच दीवार खड़ी कर देता है। वहीं दूसरी तरफ नाइट आय और उसके क्रू को रोकने के लिए ट्वाइस अपने रापा के क्लोन के साथ वहां पहुंचता है, पर जब रापा नाइट आय के ऊपर हमला करने जाता है वो कुछ ही सेकंड में उसे ठिकाने लगा देते हैं। ये सब देखकर ट्वाइस हैरान हो जाता है, जिसके बाद नाइट आय उसके ऊपर हमला करता है जिससे उसका मास्क फट जाता है। इसकी वजह से ट्वाइस वहां से भागने लगता है और जब नाइट आय उसका पीछा कर रहा था फिर से मिमिक बीच में आ जाता है। वहीं अपने मास्क के फटने की वजह से ट्वाइस बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें करने लगता है, पर ऐन वक्त पर वहां टोगा आ जाती है और उसके सर पर एक रुमाल बांध देती है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जब शिगाराकी और ओवरहॉल की मीटिंग चल रही थी, जहां ओवरहॉल ने अपने प्लान को बताने के बदले में उससे टोगा और ट्वाइस को मांगा था। जिसके बाद शिगाराकी लीग ऑफ विलन्स में जाकर टोगा और ट्वाइस से कहता है कि वो अब से याकुजा के लिए काम करेंगे, लेकिन ये चीज उन दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। लेकिन शिगाराकी उन्हें समझाता है कि वो लोग वहां पर लीग ऑफ विलन्स के लिए जा रहे हैं, याकुजा की मदद करने के लिए नहीं, तो उनका काम वहां पर जाकर उथल पुथल मचा देना है। तो ऐसा ही करते हुए वो दोनों मिलके मिमिक को चिढ़ाने लगते हैं और उसे नल्ला नकारा बुलाने लगते हैं। ये सब सुन के उसे गुस्सा आ जाता है और वो पूरे एरिया का स्ट्रक्चर ही बदलने लगता है। दूसरी तरफ हम ओवरहॉल और क्रोनो को देखते हैं जिन्होंने ऐसा ड्रग बना लिया है जो कि कोर को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। उन्हें 5 बुलेट्स बनाने में 1 महीने का समय लग गया। वहीं दूसरी तरफ मिमिक सभी विलन्स और हीरोज को नीचे वाले फ्लोर्स में लेकर जा रहा था ताकि वो वहां से कुछ भी ना कर पाए। लेकिन जब मिमिक पगला रहा था डेकू को उसकी चीख सुनाई देती है जिससे उसे मिमिक की बॉडी का पता लग जाता है और डेकू जाकर उसे जोर की लात मारता है और अब क्योंकि उसकी असली बॉडी दिख रही थी आइजावा उसकी पावर्स को ऑफ कर देता है। दूसरी तरफ मीरियो काय और क्रोनो के पास पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो इरी को बचा सकता वहां डे डोरो और शिन नाम के विलेन आ जाते हैं। डोरो अपनी क्वर्क से किसी के भी बैलेंस की ऐसी की तैसी कर सकता है, वहीं शिन अपने क्वर्क कन्फेशन से मीरियो के क्वर्क के बारे में सब कुछ पता लगा लेता है और उसके ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन मीरियो आसानी से उसके सभी बुलेट्स को डॉज करता हुआ उसे ठिकाने लगा देता है और अगले ही सेकंड में दूसरा विलन भी ढेर हो चुका था, जिसके बाद वो अपनी स्पीड से उन दोनों के पास जाता है। सबसे पहले वो ओवरहॉल पर हमला करता है पर वो उसके हमले को डॉज कर लेता है, जिसके बाद वो उसी मोमेंटम में क्रोनो पर अटैक कर देता है और उसके चंगुल से छूटकर अबीरी मीरियो के पास आ गई थी। तुम यहाँ से चले जाओ, क्या कर रहे हो? ये तुम्हें मार देंगे। तुम फिक्र मत करो इरी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मेरे पास वापस आ जाओ इरी, तुम जहाँ भी जाती हो लोग मरते हैं, तुम एक श्राप हो। मीरियो को समझ नहीं आता कि वो अपनी बेटी से ऐसा कैसे कह सकता है। अच्छा, मैंने तुम्हें ये बताया था मेरा कोई बच्चा है ही नहीं। जिसके तुरंत बाद वो उनके ऊपर हमला कर देता है, जिसके लिए वो आसपास की जमीन का ही यूज कर रहा था। उसके हमलों से किसी तरह मीरियो बच जाता है और साथ ही एरी को भी बचा लेता है। उसे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा कि तुम्हें भी चोट लग सकती थी। अगर उसे कुछ हो भी जाता है तो मैं उसे वापस से बना दूंगा। एरी को पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये सुन के मीरियो को गुस्सा आ जाता है। वहीं क्रोनो भी अब वापस से होश में आ गया था। ओवरहॉल उससे कहता है कि वो उस हाथ को शूट करे जिससे उसने एरी को पकड़ा हुआ है, पर जब क्रोनो शूट करता है वो अपनी केप की मदद से छुप जाता है और अगले ही पल जमीन के अंदर से क्रोनो के ऊपर हमला कर देता है। मीरियो उन्हें कुछ सोचने का भी मौका नहीं देता और दोनों के ऊपर लगातार अटैक करता ही जाता है। लेकिन फाइट के दौरान शिन को होश आ गया था और ओवरहॉल उसकी तरफ वही बुलेट्स फेंकता है। इन्हें देखकर शिन समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वो मीरियो की जगह ईरी पर निशाना लगाता है क्योंकि मीरियो तो खुद की बॉडी को बचा सकता है, पर ईरी को बचाने के लिए उसे अपनी बॉडी को सॉलिड करना होगा। मीरियो करता भी बिल्कुल ऐसा ही है और वो ईरी को बचाने के लिए अपनी पावर्स को सैक्रिफाइस कर देता है। इसके बाद हम मीरियो का पास्ट देखते हैं। जब वो बच्चा था उसे एक हीरो ने बचाया था और तभी से वो खुद भी हीरो बनना चाहता है। हमारी पावर्स को कंट्रोल करना मुश्किल है, इसलिए मैंने हीरो बनने का सपना छोड़ दिया था। क्या तुम सच में हीरो बनना चाहते हो? हाँ, मैं बनना चाहता हूँ और मैं बहुत सारे लोगों को बचाऊंगा। ये सुन के उसके फादर स्माइल करते हैं, लेकिन अपनी पावर्स खत्म होने के बावजूद भी मीरियो हार नहीं मानता और ओवरहॉल के हाथ में पंच मारता है। भले ही अब उसके पास क्वर्क ना हो, पर अपनी ट्रेनिंग की वजह से वो फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो बिना पावर्स के ही ओवरहॉल को धोने लगता है। जिसके बाद फिर से चिसाकी जमीन से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन मीरियो फिर भी उसके हमले को डॉज करता हुआ उससे लड़ता ही जाता है, पर बिना पावर्स के वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और एंड में ओवरहॉल ने उसे
बुरी तरह से घायल कर दिया था। तुमने तो कहा था कि तुम उसे बचा लोगे, क्या हुआ लेमिलियन? कैसे हीरो हो तुम? ओवरहॉल फिर से उसके ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन ऐन वक्त पर वहां पर डेकू आ जाता है और ये वाली वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करते हुए जाना।